बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जनाब, अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक डायमेंशंस को डिस्कस करने के बाद अब हमारे पास अभी उसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स पड़े हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अपना फ्लेवर चेंज करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम हमारी ये भी ख्वाहिश है कि हम पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल के अंदर एक अच्छा खासा वेटेज है जो कि अवेलेबल है, तो हम थोड़ा सा एक ना सिर्फ अपना फ्लेवर चेंज करें बल्कि मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी डन बिफोर, और आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि आप इस एरिया को अच्छे तरीके से मगअप कर सकें। एंड दिस इज द पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932, एप्लीकेबल है पाकिस्तान के अंदर, आज की डेट में भी एप्लीकेबल है पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या है, हमें पता है इस बात का कि हम जिस वक्त काम करके चलते हैं या बिजनेसेस करके चलते हैं, तो अभी आप लोग सब लोग जो हैं वो अपने अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी हुई है। तो आपको जुनैद साहब ने या जो भी टीचर आपके साथ अटैच है फॉर द इनिशियल वर्किंग, हमारे पास बिजनेस करने के डिफरेंट मोड्स हैं। उनमें से एक मोड तो है कि हम एक शख्स अकेला काम करना चाहे, अगर वो शख्स अकेला काम करना चाहे तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो अगर एक शख्स इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल शख्स काम करना चाहेगा तो वो दर हकीकत क्या हो जाता है, उसको हम अपने बिजनेस की टर्म्स में क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। और आप लोग आजकल सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स आप लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर एक के बजाय कुछ लोग मिलकर काम करना चाहें, दो या दो से जायद लोग, तो वो फिर दो या दो से जायद लोग जो हैं वो अपने आप को एक बिजनेस या एक शराकतदारी के एग्रीमेंट के तहत इकट्ठा करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। और पार्टनरशिप जो है सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है, मतलब सोल प्रोप्राइटर के काम करने का तरीकाकार या बाकी तमाम चीजें, क्योंकि वो खुद ही अकेला मालक है, वो रेडी भी लगाता है, वो गधा गाड़ी भी चलाता है, वो जो भी काम करना चाहे, चाहे वो अरबपति का काम करे चाहे वो कखपति का काम करे, वो खुद ही अपना मालक है, खुद ही अपना एम्प्लॉई है, खुद ही सब कुछ लेकर चल रहा है। पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से जायद लोग मिलकर अपना सरमाया इकट्ठा कर मलकियत इकट्ठी करके काम करके चल रहे हैं। अब चूंकि दो या दो से जायद लोग हैं तो इन लोगों को हमें क्या करना है, इनके दरमियान हमें एक लेजिस्लेशन लेकर आना है। और ये जो लेजिस्लेशन है, ये लेजिस्लेशन हमें इस बात को बताएगा कि 1932 कि इनके आपस के बाहमी राइट्स क्या हैं, ये कैसे मिलकर काम करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते, इनको हमने किस तरीके के साथ हमने तमाम इनकी वर्किंग को मॉनिटर करके चलना है। सो दिस area, that complete thing of the business form, that is called the partnership, where two or more than two persons they are been working. अच्छा जनाब, टू और मोर देन टू पर्सन हु आर बीइंग वर्किंग, इनके लिए हमारे पास एक और मेथड भी अवेलेबल है और वो मेथड आप लोग यहां पर पढ़ रहे हैं और वो क्या है, दैट इज कंपनीज। ठीक है जी, तो हमारे पास इनके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल ये है कि वो चाहें तो वो पार्टनरशिप बना लें दो या दो से ज्यादा लोग, लेकिन अगर वो चाहें तो वो लोग कंपनीज की फॉर्मेशन में भी काम कर सकते हैं। और फिर उसमें आपने वो सारी कंपनीज की डिटेल पढ़ी और इसके लिए हमारा जो लेजिस्लेशन है वो क्या है, हमारा लेजिस्लेशन जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 है। ठीक है जी, सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। हमारे पास सोल प्रोप्राइटर का फॉर्म है, हमारे पास पार्टनरशिप का फॉर्म है और हमारे पास कंपनीज का है। आप लोग जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन सब पर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल पर भी, कंपनीज पे भी, पार्टनरशिप पर भी। ये जेनेरिक लॉ है जो कि हर मुआहदे के ऊपर एप्लीकेबल होकर चलता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ और सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है, सिर्फ पार्टनरशिप के ऊपर। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट की जो शिकें हैं वो कतन कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। सिमिलरली कंपनीज एक्ट ये सिर्फ कंपनीज पर एप्लीकेबल है, ये कंपनीज एक्ट इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं है, ये कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप की बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनीज पर एप्लीकेबल है। सो ये स्पेशलाइज्ड लॉज होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बिजनेस को गवर्न करके चलते हैं। अभी आप मेरे साथ जब कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कंपनी कैसे बनेगी, डायरेक्टर्स क्या होंगे, वो कैसे मिल सकेंगे, मीटिंगें कैसे होंगी, मैनेजमेंट कैसे होएगी, ये सब बातें सिर्फ सिर्फ कंपनीज के लिए हैं। पार्टनरशिप भी एक स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस है और इसके लिए भी हमारे पास एक लेजिस्लेशन अवेलेबल है जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं और उसको उसको हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 करते हैं। लेट्स डिफाइन द बेसिक टर्म्स, मुश्किल बात नहीं है,
इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी मतलब के टर्मिनोलॉजीज नहीं है, आसान सी बात है। और आपको देखेंगे कि आपने जो मुश्किल अपना याद करने वाला एरिया था वो कवर कर लिया। यहां पर आप इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़ी लेस एफर्ट के साथ इंशाल्लाह ताला आप इसको मैनेज कर सकेंगे। पार्टनरशिप क्या है? उसने कहा जनाब पार्टनरशिप से मुराद ये है कि मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, इट इज अ रिलेशनशिप विच इज बिटवीन द पर्संस। ये कुछ लोगों के माबैन एक रिलेशनशिप का नाम है, और उन लोगों के रिलेशनशिप की रीजनिंग क्या है, वो क्यों इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने उन्होंने आपस में इकट्ठे होने के लिए आपस में एक मुआहदा किया है, और वो मुआहदे की कसक क्या है, उसकी 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 पिच लाइन क्या है, दैट दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। ओ भाई, किस चीज के प्रॉफिट? कोई छापा मारना है, कोई चोरी करनी है? नहीं, द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। इन लोगों ने, दो या दो से ज्यादा लोगों ने आपस में एक रिलेशनशिप क्रिएट किया है। और वो रिलेशनशिप क्यों क्रिएट किया है? उन्होंने कहा जी कि हम आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकदार हैं, और ताल्लुकदार की बेसिस क्या है? हम अपना नफा आपस में शेयर करेंगे। ये नफा आएगा कहां से? ये नफा आएगा बिजनेस से। और ये बिजनेस करेगा कौन? कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो हम सब करेंगे, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या हम में से कोई एक शख्स कर रहा होगा बाकी लोगों के लिए। सो पार्टनरशिप की बात क्या हुई? पार्टनरशिप दर हकीकत एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्सन जिन्होंने ये कहा है दैट दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, एंड दिस बिजनेस इट वुड बी आइदर बीइंग डन बाय ऑल ऑफ देम, और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि उनमें से कुछ लोग जो हैं वो नालायक हों, वो घर बैठे वो सुकून करें और बाकी लोग काम करें, और या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहां पर उसी की जैली टर्म्स हैं। वो लोग जिन्होंने पार्टनरशिप का मुआहदा किया है, दोज पीपल हु एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, उनको हम इंडिविजुअली क्या कहते हैं? इंडिविजुअली हम पार्टनर्स कहते हैं। और उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वो तमाम पार्टनर्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? उनको हम फर्म कहते हैं। और जिस नाम से वो कारोबार कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको हम फर्म नेम कहते हैं। सो इंडिविजुअल पर्संस they are in a partnership are called partners. The persons which individually, collectively, when they are being all partners are being collected, then they are being referred as the firm. और जिस नाम से उनको याद किया जाता है that is called the firm name. Act of the firm. Act of the firm से मुराद है कि कोई भी एक्ट या कोई भी एमिशन बाय द पार्टनर, या ऑल पार्टनर्स या सिंगल पार्टनर या फर्म का एजेंट, कोई भी काम या कोई भी काम से रुकना, दोनों बातें, जो कभी या तो पार्टनर करे या तमाम पार्टनर्स करे, या कोई पार्टनर करे या फर्म का कोई एजेंट करे, जिससे कि फर्म बाइंड हो जाए, जो कि फर्म के लिए जिम्मेदारी बन जाए, जो कि फर्म के लिए राइट क्रिएट कर दे, जो कि फर्म के ऊपर इन्फोर्सबिलिटी क्रिएट कर दे, हम उसे कहते हैं इट इज एक्ट ऑफ द फर्म। एक्ट ऑफ द फर्म इसका मतलब तीन लोग कर सकते हैं, कोई एक पार्टनर, या तमाम पार्टनर्स, या फर्म का कोई एजेंट। अगर ये तीन लोगों में से कोई भी शख्स ऐसा काम करे जो जाती मकसद के लिए, जाती मफाद के लिए, जाती नाम पे ना हो, बल्कि ये वो फर्म के बिहाफ पे कर रहा है, और चूंकि उसने फर्म के बिहाफ पे किया है तो अब फर्म की लायबिलिटी बन गई है, अब फर्म का वो एसेट बन गया है, अब फर्म के लिए वो इन्फोर्सेबल राइट बन गया है। तो फिर हम इस काम को क्या कहेंगे जो उस शख्स ने किया होगा? हम कहेंगे कि इट इज द एक्ट ऑफ द फर्म। ये काम उस शख्स ने नहीं किया, बल्कि ये जो काम है ये फर्म ने परफॉर्म किया है, उस आर्टिफिशियल पर्सन ने परफॉर्म किया है। थर्ड पार्टी कौन होती है? दुनिया सारी की सारी, अगर उनमें से हम पार्टनर्स निकाल दें, अगर हम उसमें फर्म के लोगों को निकाल दें, तो वो बाकी सारी दुनिया जो है वो हमारे लिए क्या है? वो थर्ड पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी एक फर्म के लिए कौन नहीं होती? वो लोग जो फर्म के इंडिविजुअली तौर के ऊपर पार्टनर्स हैं, उनको हम पार्टनर्स कहते हैं। ऑल द वर्ल्ड विच आर नॉट द पार्टनर्स, दे आर बीइंग टर्म्ड एज द थर्ड पार्टी। यहां पर आफ्ताब, बादल और चांद इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, और वो बिजनेस क्या है कि हम लाइट की, बल्ब्स की ट्रेडिंग करेंगे। नाम क्या रखा है? सोलर ट्रेडर्स। उन्होंने कहा कि वो नफा आपस में इक्वली तकसीम करेंगे, कारोबार सिर्फ आफ्ताब करेगा। पहले दिन ऑन द फर्स्ट डे सोलर ट्रेडर्स में आफ्ताब ने 100 लाइटें जो थी वो उधार पे ली तनवीर से, जो कि सोल ट्रेडर था इस प्रोडक्ट का।
अब यहां पर आप देख सकते हैं ये कारोबार का नाम जो है वो सोलर ट्रेडर्स है। आफ्ताब, बिलाल, चांद इसके पार्टनर्स हैं। इनको हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहेंगे, इकट्ठा करके हम उन्हें क्या कहेंगे, उनको हम फर्म कहेंगे। और फर्म को हमने किस नाम से रिप्रेजेंट किया है, सोलर ट्रेडर्स के नाम से। और तनवीर जिससे उन्होंने चीजें परचेज की हैं वो और बाकी तमाम दुनिया उनके लिए थर्ड पार्टी है। अगर फर्म के बिहाफ पर आफ्ताब ने 100 बल्ब्स का ऑर्डर किया है तो दर हकीकत उसने फर्म के लिए काम किया है। इट इज द एक्ट फॉर द फर्म, और इसकी वजह से सिर्फ आफ्ताब बाइंड नहीं हुआ बल्कि सोलर ट्रेडर्स और सोलर ट्रेडर्स के तमाम पार्टनर्स जो हैं वो इस एक्ट ऑफ फर्म से बाइंड हो गए। सो दिस इज द एग्जांपल व्हिच ही हैज गिवन। किसी भी पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए हमारे पास पार्टनरशिप हम पढ़ के आप पीछे पढ़ते आए हैं, वी नीड द सर्टेन एसेंशियल्स। तो पार्टनरशिप के एसेंशियल्स क्या हैं? देयर हैज टू बी टू और मोर देन टू पर्संस, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन देम, they must be there for the sharing of profits, their purpose is not to have a trip but their purpose is to conduct some business, and there should be a mutual agency। इसको हम आगे जाके अब इन तमाम पॉइंट्स को एक एक करके आगे पढ़ के देखते हैं कि हमें वो क्या कहना चाहता है। कहता है जनाब देयर हैज टू बी टू और मोर देन टू पर्संस। तो कहता है जनाब पार्टनरशिप एक ऐसी चीज है, याद रखिएगा कंपनी सिंगल मेंबर की भी बन सकती है जिसको हम कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी, मगर पार्टनरशिप सिंगल मेंबर की नहीं बन सकती। देयर हैज टू बी टू और मोर देन टू पार्टनर्स। और अगर एक शख्स अकेला है तो वो अपनी पार्टनरशिप नहीं बना सकता। जिस वक्त हमने पार्टनरशिप बनाई, सपोज 2 लोगों से बनाई और उसमें एक शख्स हमारा छोड़ के चला गया, तो बेटा उसके जाने के बाद पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, चूंकि एक शख्स पार्टनर नहीं बन सकता। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर कोई ऐसी बंदिश नहीं है, मिनिमम की बंदिश तो है कि मिनिमम नंबर्स दे हैव टू बी टू, लेकिन मैक्सिमम की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जब हम लॉज को पढ़ते हैं बेटा तो हम उसको कभी भी इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली नहीं पढ़ते। हमारी कुछ क्लॉजेस लॉ की ऐसी होती हैं जो कि हमें दूसरे लॉज के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़नी पड़ती हैं। तो हमें कंपनी लॉ के अंदर हमारे पास एक टर्म अवेलेबल है कि किन किन लोगों को एज अ कंपनी रजिस्टर होना मस्ट है। वो कहता है कि अगर एक ऐसे लोग जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और वो बैंकिंग का कारोबार कर रहे हैं, अगर उनकी तादाद मैक्सिमम 10 तक है तो कोई मसला नहीं, अगर 10 से ऊपर होंगे तो उन्हें कंपनी बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप जो कि बैंकिंग का कारोबार करती है उसके मैक्सिमम, मिनिमम तो सबके 2 हैं, इनके मैक्सिमम नंबर 10 होंगे। और वो लोग जो बैंकिंग का कारोबार नहीं करते बल्कि अदर अदर बिजनेस करके चलते हैं, उनकी मैक्सिमम नंबर की तादाद 20 होगी। ऐसे ही वो जो लोग जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज का काम करके चलते हैं, उनके भी मैक्सिमम नंबर की तादाद जो है वो 20 होगी। अगर ये 20 या 10 जो भी सेक्शन इनको लगता है उससे ऊपर काम करेंगे तो हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम कहेंगे कि ये इलीगल एसोसिएशन है। सो आपको कंपनीज एक्ट ने जाकर बाइंड कर दिया कि आपकी पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम का तयन है, मैक्सिमम का तयन नहीं है। लेकिन आपका जो एक और लेजिस्लेशन है वो बताता है कि इन लोगों को कंपनी बनाना मस्ट है। अगर इन लोगों की तादाद इतनी या इससे ज्यादा की है और उन्होंने कंपनी नहीं बनाई तो वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। तो फिर उस शिक से बचने के लिए हमें ये तादाद याद रखनी पड़ेगी, 10 लोग बैंकिंग बिजनेस के लिए और बाकी तमाम जो हमारे पास प्रोफेशनल या अदर पार्टनरशिप के बिजनेस हैं उसमें मैक्सिमम तादाद पार्टनर्स की 20 से ऊपर नहीं जा सकती। अच्छा, यहां पर, हाँ सॉरी मैं इस बात को वो मूव कर गया। प्रोफेशनल फर्म्स के अंदर इनकी तादाद जो है वो 20 से ऊपर जा सकती है, लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल बिजनेस है जो कि हमारे पास अदर देन बैंकिंग है वहां पर मैक्सिमम तादाद 20 होगी। लेकिन जहां पर प्रोफेशनल पर्सन हैं, सर्विसेज हैं, वहां पर तादाद आप अपनी 20 से भी जायद कर सकते हैं। अगर ये तादाद, तो इसका मतलब 10 हमारे पास बैंकिंग बिजनेस, अदर बिजनेस के लिए 20 और प्रोफेशनल बिजनेसेस के लिए, सर्विसेज के बिजनेस के लिए आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे ही सिविल इंजीनियर्स, इस तरह के जो प्रोफेशनल बिजनेसेस हैं उसमें तादाद पार्टनरशिप की 20 से भी ज्यादा हो सकती है। इस बात की इजाजत है।
कहता है जनाब एक एमबीए की क्लास थी, 28 क्लास फेलोज थे, उन्होंने कहा मिलकर एक पार्टनरशिप बनाते हैं और हम मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो आप बताएं कि क्या ये इलीगल है कि ये लीगल है। तो उसने कहा जनाब चूंकि आफ्टर क्वालिफाइंग सीए 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे डिसाइड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म टू वर्क, तो जनाब बिल्कुल इस बात की इजाजत है, यहाँ पर इजाजत है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये इनकी प्रोफेशनल सर्विसेज है और ये प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर 20 से ज्यादा की तादाद की जा सकती है। लेकिन ऊपर क्या बात है, उन्होंने कहा कि वो काम करेंगे मार्केटिंग का और एडवर्टीजमेंट एडवाइजर्स का, ये इलीगल एसोसिएशन है, दे शुड फॉर्म अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा जनाब, यहाँ पर बेसिकली तौर के ऊपर जो बात समझाने वाली है ना वो ये है, मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर कर दूं। इन्होंने जो ये वर्डिंग लिखी हुई है, ये वर्डिंग कंफ्यूज करके चलती है। अब दर हकीकत इस वर्डिंग को ऐसे लिखना नहीं चाहिए उसको। ये वर्डिंग यह है कि प्रोफेशनल फर्म भी 20 से ज्यादा मेंबर नहीं रख सकती, लेकिन उसके लिए अगर कहीं पर स्पेशल अप्रूवल दे दी जाए, जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो अनेक्टमेंट है वहां पर इस बात की अप्रूवल है कि आप 20 से ज्यादा लोगों को पार्टनर बना सकते हैं। ऐसे ही जो लॉ फर्म्स हैं, लीगल फर्म्स, लॉ फर्म्स, उनका भी लेजिस्लेशन 20 से ज्यादा लोगों के लॉयर्स को इकट्ठा करके तो उनकी रजिस्टर्ड, अगर उनको पार्टनरशिप के फॉर्म में काम करने की इजाजत देता है। हमारे यहाँ चूंकि आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेजिस्लेशन इस बात को प्रोवाइड करता है, तो इसलिए जो हम 20 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिजनेसेस जो कि प्रोफेशनल्स का बिजनेसेस है और उनका स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इस बात की इजाजत नहीं देता, तो वो 20 से ज्यादा लोग मिलकर काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में देखिएगा, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर रहा है तो कहता है वो काम कर सकते हैं, लेकिन जब 28 मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट एडवाइजर्स की बात कर रहा है, चूंकि इनका कोई लेजिस्लेशन ऐसा सेपरेट इन प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है जो इनको अलाउ कर रहा हो, तो यहां पर ये अलाउड नहीं है। इसलिए बात जो हम पहले कर रहे थे, प्रोफेशनल पर्संस की भी तादाद 20 ही होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिक लॉ आपको अलाउ कर रहा हो तो फिर उनकी तादाद 20 से ज्यादा हो सकती है। पहले केस में बैंकिंग के बिजनेस में 10 ही, कभी चेंज नहीं हो सकेगी। अदर देन बैंकिंग में 20 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं हो सकेगी। प्रोफेशनल पर्सन में अगर उनका रेलेवेंट लेजिस्लेशन या अप्रूवल फ्रॉम द पार्टनरशिप अथॉरिटी अवेलेबल है तो फिर आप 20 से ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि आई कैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जैसा कि आपके लॉयर्स की लॉ की फर्म्स हैं। लेकिन नॉर्मल अगर हम कहें कि जी हम सर्विसेज का काम करके चलेंगे, नॉर्मल सर्विसेज का काम करके चलेंगे, वो मार्केटिंग है, वो एडवर्टीजमेंट है, वो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनकी कोई ऐसी एसोसिएशन जो है चूंकि एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेजिस्लेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो वहां पर वो मोर देन 20 पीपल जो है वो काम नहीं कर सकेंगे। वो ये बात कहना चाहता है। देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट जनाब। जनाब जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप के अंदर भी एक एग्रीमेंट है और पार्टनरशिप का वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, जो कि एग्रीमेंट तो इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो इसमें भी सारी की सारी शिकें अवेलेबल हैं, लेकिन पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को हम एक खसूसी नाम से का जानेंगे, लेकिन सिर्फ उस वक्त अगर वो रिटर्न है और उसको हम कहेंगे कि हम पार्टनरशिप डीड। याद रखिएगा, पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाई जाए। पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट को कहते हैं। आप पार्टनरशिप डीड के बगैर बना सकते हैं, वर्बल भी पार्टनरशिप बन सकती है, इंप्लाइड भी पार्टनरशिप बन सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी पार्टनरशिप का रिटर्न एग्रीमेंट बना लेंगे तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। पाकिस्तान में पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से हमारी जो है वो अराइज होती है और नॉट फ्रॉम द स्टेटस। हमारे यहाँ जो पार्टनरशिप है वो जॉइंट फैमिली बिजनेस या सक्सेशन या इनहेरिटेंस, यहाँ से कोई हमारे यहाँ रूल नहीं है। हमारे यहाँ पार्टनरशिप जो है उसको क्रिएट करने के लिए आपका एग्रीमेंट होना, आपका कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। बेशक वो आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस हो, ओरल हो या रिटर्न हो, लेकिन इंडिया में हिंदुओं के अंदर हिंदू अनयूनाइटेड फैमिली और उनके यहाँ थोड़ा सा वो वाला कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा। हमारे यहाँ पार्टनरशिप हमेशा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है। हमें अपने एग्रीमेंट में क्या बताना चाहिए? बताएं कि आपका नाम क्या है, बताएं कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कौन से लोग हैं जो कि आपके पार्टनरशिप के अंदर आना चाह रहे हैं, वो कब कब से पार्टनर हैं, उनके तादाद, उनका नाम और उनके पर्टिकुलर्स ये बता देंगे तो आपकी मेहरबानी है। उनका नाम, उनके पर्टिकुलर्स, पार्टनरशिप की टाइप कौन सी है, क्या ये किसी खुसूसी वक्त के लिए है, ता वक्त के लिए है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो ड्यूरेशन या पर्पस ये बताना होता है।
का राइट्स और लायबिलिटीज क्या आपने खुद से बताने हैं? अगर खुद से बताने तो खुद से बता दें, नहीं तो आप बेशक पार्टनरशिप एक्ट को रेफर कर दें और ये भी बता दें कि पार्टनर्स कितने कितने कैपिटल के साथ बिजनेस में आ रहे हैं और ये भी बता दें कि क्या पार्टनर रिटायर होगा तो वो कैसे होकर चलेगा, पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी, कैसे डिसॉल्व होगी, यानी कि पार्टनरशिप से रिलेटेड तमाम ज़ैली मैटर्स जो हैं वो आपको बताने चाहिए। इन पाकिस्तान अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, अगर आपने स्पेसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ और वो स्पेसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपने साइन ऑफ नहीं किया हुआ, तो फिर इसका मतलब ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि जो बात पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है वो आपके डिफॉल्ट रूल है। याद रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी क्लॉजेज हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उनमें से कुछ क्लॉजेज तो ऐसी हैं जिनको कि आप अमेंड नहीं कर सकते, जैसे कि मिनिमम नंबर इज 2, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, वो 2 ही रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? अगर आप खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बताते, तो फिर सबकी बराबर है, चाहे उसने 1 रुपया दिया है और अगले ने 100 रुपया दिया है, पार्टनरशिप के अंदर फिर सबका प्रॉफिट बराबर है। लेकिन अगर आप इसको अमेंड करना चाहें कि जिशान साहब आपका 20% होगा, मेरा 80% होगा, तो फिर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट लिखें, फिर पार्टनरशिप का डीड बना के लेकर आए। तो कहता है अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर जो पार्टनरशिप की क्लॉजेज हैं, जो बाय डिफॉल्ट क्लॉजेज हैं, हम यही अज्यूम करके चले उसके तहत पार्टनरशिप क्रिएट की गई है। सो अगर आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और आप रिटर्न एग्रीमेंट के बगैर अपनी पार्टनरशिप बना के बैठे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप पार्टनरशिप के लिए कोई खसूसी टर्म्स अमेंडेबल थी, आप अमेंड कर सकते थे, आपने उनमें से किसी को अमेंड नहीं किया और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप पार्टनरशिप एक्ट जो प्रोवाइड करता है उसी के मुताबिक अपनी पार्टनरशिप डेवलप कर लें। जिस तरह उसने हमें यहाँ पर बताया कि 2 लोग हैं, आजम और बाबर, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट किया, उन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप डीड बनाई और उसमें बता दिया कि हमारे झगड़े जब होंगे तो हम ऐसे तय करेंगे, हमारा ये मसला कैसे तय होगा। ये बिल्कुल जायज बात है। लेकिन अगर कहता 2 लोग हैं, उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, अरसलान रेगुलरली बाइज ओल्ड फर्नीचर, उसको रिपेयर करता है और फिर उसका कजन फैसल उसको बेचता है, वो प्रॉफिट मिल के बेच रहे हैं, तो फिर कहता यहाँ पर उनका रिलेशनशिप तो पार्टनरशिप का है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट के तहत है, लेकिन चूंकि उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ, तो फिर उनकी कोई खसूसी शिक यहाँ पर सामने नहीं आएगी, बल्कि जो चीज हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बता दी उसी के मुताबिक हम तमाम बातों को लेके चलेंगे। तो दूसरी बात हमारे पास, पहली बात आई कि 2 और मोर देन 2 पर्सन, और फिर अगली बात आई देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अच्छा, ये सारी की सारी बातें जो है ये आपने नॉर्मल अंग्रेजी की तरह करनी है, इनको लफ्ज ब लफ्ज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। खत्म हो गया लफ्ज ब लफ्ज रट्टा लगाने वाला टाइम। कैरिंग ऑन द बिजनेस जनाब, तो फिर पार्टनरशिप के अंदर तमाम लोगों का आपस में एक बात तय है कि वो पार्टनरशिप इसलिए बना रहे हैं दैट दे वांट टू डू द बिजनेस। और याद रखिएगा, बिजनेस की डेफिनेशन में इट कैन बी अ ट्रेड, इट कैन बी सम ऑक्यूपेशन, इट कैन बी सम प्रोफेशन। हाँ, एक एग्रीमेंट के जी हम जब जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, मिलके काम कर लेंगे, मिलके बिजनेस कर लेंगे, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट टू एग्री इन द फ्यूचर हैज नो वैलिडिटी। ऐसे ही चैरिटेबल पर्पस के लिए भी आप पार्टनरशिप क्रिएट नहीं करके चलते। आपको ये चीज सेंस जरूर करनी है कि हम लोग मिल के कारोबार कर रहे हैं और मिल के नफा नुकसान आपस में शेयर कर रहे हैं, मिलकर, यानी कि मिलकर काम करना। और ये भी जहन में बात रख के चलनी है कि अगर पार्टनर कोई भी काम करेगा तो आप उसके लायबल होंगे। ये वो शराइत हैं जो ये आइडेंटिफाई करती हैं कि आप मिलकर कारोबार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि अगर एक गफ्फार और जब्बार ने एक शॉप परचेज की है और उन्होंने कहा है कि वो जो उसको एक्सपेंसेस हैं उसको रेनोवेट करने के वो मिलके शेयर कर देंगे, और फिर उन्होंने कहा कि वो इस शॉप को जो है वो किराए पर चढ़ा देंगे और जो नफा आएगा उस नफे को दोनों में तकसीम कर देंगे, तो ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। इस पार्टनरशिप के अंदर हमने मेरी मैं हमने हमने जब अपनी शॉप परचेज की है तो ये हमने अपने अपने नाम पर परचेज की है, हम मिलके उसको रेनोवेट करवा रहे हैं, किराया अपना अपना ले रहे हैं, मैं अपने हिस्से का मालिक हूं और दूसरा शख्स दूसरे हिस्से का मालिक है। इसके बजाय अगर मैं इसको यूं कहता, गफार और जब्बार ने एक बिजनेस जो था प्रॉपर्टी रेंटल का शुरू किया
उन्होंने अपनी फर्म का कैपिटल डाला, फर्म ने वो शॉप परचेज की, फर्म ने वो शॉप परचेज कर कर आगे कर उसकी रेनोवेशन की, और उस फर्म ने उस पैसे से इनकम कमाई, और अब वो इनकम दोनों 50-50 करके चल रहे हैं। जवाब दोनों कंडीशनों में सेम आएगा, लेकिन लेकिन फर्क ये है कि उस वक्त हमने अपना एक लीगल रिलेशनशिप बनाया, हमने अपने आप को एक पार्टनरशिप में बाइंड किया, तो वो पार्टनरशिप थी। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहां पर हम सिर्फ काम मिलके कर रहे हैं। जिस तरह हम 5 या 4 दोस्त कहते हैं चलो हम मिलके चलते हैं, एक तरीका कार तो मिलकर चलने का ये है कि हमने पैसे इकट्ठे किए, 500-500 हजार रुपया इकट्ठा किया, उससे हमने गाड़ी किराए पे ली, और फिर हमने जहां पर भी गए, जैसे भी गए, हर जगह पर हम अपना काम करते रहे, मिलके खाते रहे, जो भी पैसे जमा मनफी होंगे वो हमारे आपस में तकसीम हो जाएंगे। तो दिस इज वन वे। एक तरीका ये है कि हम कह के चलिए मिलके चलते हैं, अब हर बंदा अपना किराया खुद दे रहा है, हर बंदा अपने खाने का खुद से डिसीजन कर रहा है। ये कोई ट्रिप नहीं है दोस्तों की इकट्ठी, ये सिर्फ आप आपस में हम सफर है। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप जब कारोबार की बात करके चलें, अगर तो आप अपने आप को यूनिफाइड कर लेते हैं मिलकर एक काम करने के लिए, कि भाई तेरा नफा तेरा नुकसान, मेरा नफा मेरा नुकसान, सब साझा मिलके काम करेंगे, तेरी कही हुई बात मुझे बाइंड करेगी, मेरी कही हुई बात तुझे बाइंड करेगी, हम जो भी काम करेंगे अपने अदारे के लिए करके चल रहे हैं, तो फिर तो वहां पे पार्टनरशिप है। लेकिन अगर हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे तो बेटा फिर याद रखिएगा वो को ओनरशिप तो होगी, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप की लो जी, आदिल नईम साहब। आतिफ नईम जी सर, ये इसी तरह फिर जो ऊपर वाली एग्जांपल है जिसमें अरसलान और वो उसका कज़न फैसल फर्नीचर का बिजनेस कर रहे थे, वो हमने इम्प्लाइड उसको कह दिया था कि हाँ जी ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट है और ये पार्टनरशिप है। अच्छा, तो फिर एक बार इसमें हम एक क्यों नहीं? एक मेरी बात समझिएगा जरा। जब हमें कोई वो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, तो उस एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट के अंदर बेसिकली उसका पिछले वाले पॉइंट में हमें ये समझाना मकसद था कि हमारे लिए आपस में इम्प्लाइड एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम उसके ऊपर एज अ क्रिटिक डिस्कस कर सकते हैं कि हमने वहाँ पर जो बात आजम को या दोनों पार्टनर्स में से किसी एक शख्स को अगर कोई नुकसान होगा तो वो दूसरे को होगा, किसी एक की कही हुई बात दूसरे को भी बाइंड करेगी। हमारे पास वहाँ पे पूरा डिस्क्लोजर नहीं है। मुझे पता है आप क्या कहना ठीक चाहते है। हो कि सर वहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं, तो मैं इसलिए बात करूँ कि उसका वहाँ पर ना पॉइंट समझाना कुछ और था। वो उसने आपको जी बता सर। दिया कि एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस हो। अब ये इसी पॉइंट को वो किसी और एंगल से लेके चल रहा है, ठीक है ना। तो मकसद कहने की ठीक है। बात ये है कि हम उस पॉइंट को ये नहीं कंटेस्ट करेंगे कि वो गलत था, उसमें जो पॉइंट जी। समझाने के लिए जितनी बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हाँ, अगर हम उसको बुलाएं और बुला के क्वेश्चन करें तो जाहिर सी बात है, अगर उसको इसे पार्टनरशिप के तौर पे लेकर आना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं जुनेद साहब और अहमद साहब 3 पार्टनर हैं, ठीक है जी। हम अगर जी। आपस में ये कर लें कि जनाब आप अपना आके लॉ पढ़ा लिया करें, FR2 पढ़ा लिया करें, आपका नफा आपका, यानी कि आपकी फीस आपको मिल जाया करेगी। अहमद साहब अपना टैक्स पढ़ा लिया करें, उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। जुनेद साहब अपना पढ़ा लिया करें, उनको पैसे मिल जाया करेंगे। चलो हम मिलकर एक जगह किराए पे ले लेते हैं और वहां पर हम किराया आपस में शेयर कर लिया करेंगे। ये बेटा पार्टनरशिप नहीं है। पॉइंट को समझना है तुमने, ये पार्टनरशिप ठीक नहीं है। है। पार्टनरशिप ये है कि हम तीनों ये कहते हैं कि भाई तू पढ़ा, मैं पढ़ाऊं, कोई पढ़ाए, हम मिल के काम कर रहे हैं। जिशान आबद की गलती भी अहमद जबाल जुनेद सुबानी पे जाएगी, उनकी गलती भी मेरे पर आएगी, हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, मिल के कारोबार। हाँ, कल हम तकसीम के लिए कह सकते हैं कि प्रॉफिट तकसीम कैसे करेंगे, जिसने ज्यादा लेक्चर पढ़ाए उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो मैंने कतई मना नहीं किया। लेकिन एज अ बिजनेस, एज अ कारोबार, हम सिर्फ कोई जगह इकट्ठी शेयर नहीं कर रहे। आपको बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी एकेडमीज में क्या होता है, टीचर आता है, वो कहते हैं जनाब मेरी एकेडमी के अंदर मैं कोई इसका मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ एकेडमी में वहां पे आके बैठूंगा, पढ़ाऊंगा, और मेरी जो फीस आएगी उसमें से 90% मैं ले जाऊंगा, 10% आपको दे दूंगा। ही इज नॉट द पार्टनर, ही इज यूटिलाइजिंग द सर्विसेज। लेकिन अगर 3 लोग मिलकर एक एकेडमी को लेके चलते हैं, चाहे उनमें से कोई ज्यादा पढ़ाए कम पढ़ाए, मिलके काम करते हैं, अपनी एकेडमी की बात को लेके एक बिजनेस के मुताबिक उसको लेके चल रहे हैं, अब वो तकसीम ऑफ प्रॉफिट जैसे मर्जी कर लें, लेकिन उनमें से कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है या ये तेरा है, ये मेरे बस इतनी अमाउंट है। तो वहां पर तीनों की कंबाइंड वर्किंग है, तीनों बिजनेस के नॉर्म के ऊपर एक काम को, एक कारोबार को सामने मिलके करना चाह रहे हैं।
तो दैट बिकम्स अ पार्टनरशिप। तो वो बताना सिर्फ ये चाहता है कि पार्टनरशिप इज नॉट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, नहीं, पार्टनरशिप इज नॉट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। शेयरिंग जी ऑफ सर। रिसोर्सेज में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज करके चल रहे होते हैं, वो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज पार्टनरशिप नहीं है। मिल के कारोबार करना है, मिल के कारोबार करना है, वहां पर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है। अब जो पिछली एग्जांपल है, एक शख्स बना रहा है, एक बेच रहा है। अब जी सर। अगर बेचने वाले से नुकसान हो जाता है तो बनाने वाला भी जिम्मेदार है उसके साथ। बेचने वाला कोई गलती कर लेता है तो बनाने वाला भी जिम्मेदार है उसके साथ। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि जो तुझे मैंने बना के दे दिया, मेरे नफा मुझे मिलना चाहिए, जो तू बेचेगा तेरा नफा तुझे मिलना चाहिए, तो बेटा फिर ये कोई ऐसी कहानी नहीं थी जो पार्टनरशिप है। जब एक ठीक कारोबार है। की शराकतदारी बन जाएगी, जब एक नफे नुकसान की शराकतदारी बन जाएगी, तो फिर वो क्या है, नफे नुकसान की शराकतदारी जो है, फिर वो पार्टनरशिप है। जबकि पार्टनरशिप। जबकि शेयरिंग ऑफ एसेट, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम पार्टनरशिप नहीं गिन के चलते। इज इट क्लियर सर? थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। तो यही बात जो अभी अभी आतिफ पूछ रहा था कि बेसिकली तौर के ऊपर जो अगला पॉइंट है, इट इज द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यहां पर शराकतदारी जो है वो नफे नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक आपका ऐसा असेंशियल एलिमेंट है जो कि हमें पार्टनरशिप में नजर जरूर आता है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी चीज को पार्टनरशिप कहने के लिए पांचों शराइत का होना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हर वो शख्स जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करता है वो पार्टनर होता है। मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको नजर आ जाएंगे जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करते हैं लेकिन वो पार्टनर नहीं होते। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर कोई शख्स कंपनी को उधार देता है और कहता है कि अपना नफा मुझे आधा दे देना, तो वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। कंपनी के एम्प्लॉइज को 20% 10% बोनस मिलता है नफे में से, तो वो कंपनी के पार्टनर्स तो नहीं है। डिसीज पार्टनर जो है अगर मर जाए तो उसके बच्चों को एनओटी मिलती है, वो जो बच्चे हैं वो कंपनी के पार्टनर तो नहीं है। अगर पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे शख्स को आगे ट्रांसफर कर देता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, उसे हम कहते हैं ट्रांसफरी। तो वो ट्रांसफरी नफे में हिस्सा तो जरूर ले रहा होता है लेकिन वो कंपनी का पार्टनर तो नहीं होता। ऐसे ही माइनर जिसको हम पार्टनरशिप में लेके आते हैं, वो कंपनी के नफे तो ले रहा है लेकिन वो कंपनी का फुल पार्टनर तो नहीं होता। ऐसे ही ओनर और या पार्ट ओनर एज अ कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल या शेयरिंग ऑफ गुडविल, अगर कोई शख्स जो है वो गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल के अगेंस्ट कहता है कि चूंकि तुम मेरे नाम से अब तुम कारोबार करके चलोगे तो मुझे 4 साल तक अपने नफे का 10% देते रहना, ये मेरी गुडविल की कीमत है। तो यहाँ पर वो गुडविल की कीमत ले रहा है लेकिन भाईजान वो नफे में से ले रहा है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। यानी कि ये कोई हदीस नहीं है कि जो शख्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी कर दे वो भी पार्टनर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये थंब रूल जरूर है। मतलब हमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जब भी नजर आती है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो पार्टनरशिप का एक लाजमी जुज़व जरूर है। और इससे हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि हमारी जो ये आपस की वर्किंग है ये पार्टनरशिप है कि पार्टनरशिप नहीं है। अमजद ने बैंक से लोन अप्लाई किया और बैंक ने कहा कि वो उसको 20% ऑफ द प्रॉफिट, वही बात है ना, कहता मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं लेकिन तुम्हारे नफे का 20% मैं लूंगा मार्कअप के तौर पे, तो ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 8, अब मैंने आपको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की एग्जांपल्स काफी बता दी, इसे पढ़ लीजिएगा। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है जनाब? पार्टनरशिप के अंदर एक बड़ी अहम चीज होती है और वो ये कि अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मैं कहता हूं ए, बी और सी, तो ए पार्टनर अगर प्रिंसिपल है तो बी और सी उसके लिए एजेंट्स हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं बी की बात करता हूं तो उसके लिए ए और सी एजेंट है, अगर मैं सी की बात करता हूं तो उसके लिए बी और ए एजेंट है। पता मतलब क्या है? ए के लिए बी और सी एजेंट का मतलब यह है कि जो बातें भी बी और सी करेंगे वो ए को फंसा देंगे, और बी के लिए ए और सी एजेंट हैं, इसका मतलब यह है कि जो बातें भी ए और सी करेंगे वो बी को भी फंसाएंगे। तो भाईजान पार्टनरशिप के अंदर सबसे अहम चीज ये है कि आपका हर पार्टनर दूसरे शख्स का एजेंट भी होता है और आपका हर पार्टनर बजाते खुद प्रिंसिपल भी होता है। इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसे क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। सो each partner is principal and each partner is at the same time agent of the other partner. जनाब, दो बातें आपको समझनी जरूरी हैं। A partnership does not have a legal personality. कंपनी जब होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन हम एक पार्टनरशिप को नहीं कहते कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है लेकिन पार्टनरशिप एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होती। A third party entering into the business transaction with the partnership does not give a contractual agreement with the partnership.
जब भी कोई थर्ड पार्टी के साथ हम कारोबार करके चलते हैं तो दर हकीकत वो ये नहीं कहेगा कि उसने जिस तरह पीछे हमने कहा था जी, वो कौन से सोलर थे, अदनान सोलर के फलां सोलर, हाँ उसने उस सोलर की उस पार्टनरशिप फर्म नेम पे जब भी काम होता है, तो जब भी आप फर्म के नाम से साथ काम करते हैं तो दर हकीकत वो जो एग्रीमेंट है वो किसके दरमियान में होता है, थर्ड पार्टी का। इट इज बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द ऑल पार्टनर्स, तमाम पार्टनर्स का। सो बेसिकली तौर के ऊपर वो ये कहना चाहता है कि जो पार्टनरशिप है, एक बात याद रखिएगा, पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर के ऊपर या पार्टनरशिप को हम एक सेपरेट आर्टिफिशियल बॉडी नहीं मानते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये मल्टीपल पर्सन हैं। जिस तरह हम जब काम करेंगे एचबीएल से तो हम कहेंगे जिशान आबिद वर्सेस एचबीएल, लेकिन जब हम पार्टनरशिप से काम करेंगे तो इट विल बी अहमद, जिशान, जुनेद रिप्रेजेंटेड बाय द फर्म, और फिर उसके अगेंस्ट। इसीलिए हमारे जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उन तमाम एग्रीमेंट्स के अंदर हम तमाम पार्टनर्स जो हैं वो साइन करते हैं, क्योंकि कोई भी एक शख्स हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। ऑल दी पार्टनर्स दे आर कलेक्टिवली बीइंग नोन एज द पार्टनरशिप फर्म। दूसरी बात, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, यानी कि कंपनीज के अंदर हमारे पास ऑप्शन है लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर और अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, पार्टनर्स की लायबिलिटी बाय डिफॉल्ट हमेशा अनलिमिटेड होती है। अगर पार्टनरशिप ने, अगर फर्म ने किसी के पैसे देने हैं तो ना सिर्फ वो पार्टनर के जो पैसे देने वाला शख्स है वो लायबल है, बल्कि बाकी पार्टनर्स भी लायबल हैं। और अगर उन लोगों के पास कंपनी में पैसे या फर्म में पैसे नहीं हैं तो भाईजान अपनी अपनी दुकानें बेचो, अपने अपने कार बेचो, अपनी अपनी बेगमों के जेवर बेचो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लायबिलिटी अप टू द फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल तक लिमिटेड नहीं है, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो ये दो ऐसी कबाहतें हैं, ये दो ऐसी बातें हैं जिसकी बिना के ऊपर पार्टनरशिप को हम एक लेवल से ज्यादा आगे तक नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक तो इसमें लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती और दूसरा इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी की हैसियत नहीं होती। ये उसने हमें म्यूचुअल एजेंसी की बात बताई है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं। जो भी काम अली करेगा वो बिलाल और चांद को मतलब के जरूर बाइंड करेंगे। जो भी काम बिलाल करेगा अली और चांद उससे बाइंड हो जाएंगे, जो भी काम चांद करेगा तो बिलाल और अली। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये हम कहते हैं कि जनाब ये हमारे लिए म्यूचुअल एजेंसी है। इसी से रिलेटेड बात जो कि पीछे करके आया हूं कि हमने किसी पार्टनरशिप को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। कहता जनाब अभी जो आपने एसेंशियल्स पढ़े हैं वो तमाम एसेंशियल्स का होना जरूरी है, यानी कि देयर हैज टू बी 2 or more than 2 persons, there must be an agreement, they must be united together for carrying on the business, there must be the sharing of the profits and there has to be the mutual agency। इसको हम टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। अगर ये तमाम चीजें हमारी मौजूद हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये पार्टनरशिप है, और अगर ये तमाम चीजें मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब कि ये पार्टनरशिप नहीं है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमें पार्टनरशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए बताता है कि अहमद और बाकिर 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। नाम उनका अहमद और बाकिर है, 7 साल से वो काम कर रहे हैं। और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जनाब क्या है, ये क्या आ गया, होल्ड कीजिएगा। Terms of the agreement entered into between them provided that the बाकर should manage the office, और वो क्लरिकल काम देखेगा और वो 20,000 रुपया सैलरी लेगा नफे में से। जबकि ये भी एग्री किया गया कि अगर लॉसेस होंगे तो वो सिर्फ अहमद को लॉसेस होंगे, और 7 सालों से वो ये काम कर रहे हैं, और बाकर वुड नॉट हैव एनी राइट और क्लेम ऑन एनी ऑफ द फर्दर प्रॉफिट्स। क्या अहमद और बाकर पार्टनर हैं कि नहीं? तो उसने कहा जनाब देखें ये पार्टनरशिप है और उनके एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये नहीं देखना कि 20,000 रुपया लेके चल रहा है, आपने ये नहीं देखना कि फ्यूचर के लॉसेस सिर्फ कौन लेके चलेगा। ये तो टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, ये तो टर्म्स ऑफ सैलरी है। चूंकि उन्होंने इकट्ठे एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट क्रिएट किया हुआ है, जो भी काम अहमद करेगा वो बाकर को बाइंड करेगा, जो भी काम बाकर करेगा वो अहमद को बाइंड करेगा। याद रखिएगा ये जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, याद रखिएगा कि ये जो आप अपनी सैलरी लेके चल रहे हैं ये आपका इंटरनल मैटर है, ये आपका इंटरनल मैटर है।
दुनिया के लिए अगर अहमद की गलती है तो बाकर को फंसाएगी, बाकर की गलती है तो अहमद को फंसाएगी। कल अहमद बाकर से पैसे कैसे रिकवर करेगा, कल बाकर अहमद से पैसे कैसे रिकवर करेगा, ये उनका मसला है। लेकिन चूंकि आप लोगों ने अपने आप को एक पार्टनरशिप में क्रिएट कर दिया हुआ है, एक एग्रीमेंट बन चुका हुआ है और उसके तहत आप दुनिया के लिए एक पार्टनरशिप है, तो अहमद और बाकर दुनिया के लिए वन एंड सेम है, दुनिया के लिए वो पार्टनर्स हैं। अहमद और बाकर की म्यूचुअल एजेंसी है, तो इसलिए याद रखिएगा अहमद और बाकर में से कल चाहे कोई नफा कम लेके जा रहा है, चाहे नफा कोई ज्यादा लेके जा रहा है, he is liable and he has to be bear the losses for each other, for the third party। इसलिए हम इन दोनों को हमेशा हम कहेंगे कि ये टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर बीइंग ओके। यहाँ पे भी इसने आंसर में भी यही बताया कि ये पार्टनर्स हैं, इनका आपस में नफा एक डिफरेंट रेट से शेयर करना या लॉसेस में शेयर ना होना, इसका कोई ताल्लुक नहीं आता जिस वक्त हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। सलीम जो है वो एक प्रोप्राइटर है थिएटर का, जो कि जमील को लेट्स द यूज ऑफ टू द जमील, जमील से कहता है कि मेरा थिएटर इस्तेमाल कर लो। सलीम ने कहा कि मैं थिएटर को मैनेज करूंगा, सारे खर्चे करूंगा, और उसने कहा कि मैं कुछ एडवर्टीजमेंट भी करवाऊंगा और जो डोर मनी आएगी उसमें से 50% मैं रखूंगा, 50% यहाँ पर जमील के पास होगी। ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं थिएटर का मालिक हूँ और ये थिएटर को चलाने वाले बंदे हैं, हमारे माबैन किसी किस्म की कोई पार्टनरशिप की डिस्कशन नहीं है। थिएटर की मैनेजमेंट, थिएटर की मलकियत मेरी जिम्मेदारी, ड्रामा अच्छा ड्रामा बुरा ड्रामा मैनेज करना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये बात नहीं है कि जमील के किए हुए काम का मैं जिम्मेदार हूँ या थिएटर के किए हुए काम का वो जिम्मेदार है। नाउ अब रहा हमने अपना रेवेन्यू कैसे शेयर करके चलना है, तो रेवेन्यू शेयर करने में हमने पहले पढ़ा, जरूरी नहीं कि जो रेवेन्यू या प्रॉफिट शेयर करता है वो शख्स जो है वो आपका पार्टनर होता है। क्योंकि पार्टनरशिप में मेरी किताबों में म्यूचुअल एजेंसी बड़ी अहम चीज है, आपने जरूर देख के चलना है। एक आसान, हालांकि बार बार किताब एक ही बात लिख के चलती है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मैं ये समझता हूं कि टू मेक समथिंग के जनाब वहां पर पार्टनरशिप है कि नहीं, द बेस्ट मेथड इज टू फाइंड आउट कि वहां पर म्यूचुअल एजेंसी है कि नहीं। अगर एक पार्टनर का किया हुआ दूसरे पार्टनर को बाइंड कर दे तो म्यूचुअल एजेंसी है, वहां पर फिर पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। जहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती वहां पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फिर से बता रहा हूं, पांचों शर्तों का होना जरूरी है, किसी एक शर्त की भी एब्सेंस में आपकी पार्टनरशिप नहीं होगी। जनाब को ओनर्स, ये घर है, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम, हमारे पास जिस तरह हमारा कनाल कैंपस है, डी कैंपस है, वहां पर वो 4 लोगों की प्रॉपर्टी है, उन 4 लोगों ने मिलकर हमें घर दिया हुआ है, हम उनमें से एक बंदे को किराया दे देते हैं, वो चारों में तकसीम हो जाता है। वो पार्टनर्स नहीं हैं, वो को ओनर्स हैं, उनका कोई एक शख्स दूसरे शख्स के लिए लायबल नहीं है, उनकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी हमने लेकर किराए पे ली हुई है, दे आर को ओनर्स। हुसैन एक पब्लिशर है, वो कहता है कि वो अपने खर्चे पर जो है वो बुक पब्लिश करेगा। बुक किसकी है? बुरहान की। और बुरहान को कहता है कि मैं तुम्हें उसके जो नफे आएंगे 50% दूंगा। ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। बार बार मैं एक ही बात करी जा रहा हूँ। अहमद और रिजवान जो हैं वो एक शिप के ज्वाइंट ओनर्स हैं। अहमद वर्क ऑन शिप एंड टेक्स द एंटायर मैनेजमेंट, वो 2/3 हिस्सा लेता है। फिर वही कहानी है, हमने मिलकर एक शिप लिया हुआ है, हमारा, हम एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एजेंसी। इन सब में देखिएगा म्यूचुअल एजेंसी, जब आपको कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिससे ये पता चले कि जनाब ए का किया हुआ काम बी को बाइंड करता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक आपको चीज ऐसी है जो यूं लगता है कि वो पार्टनरशिप है, लेकिन वो दर हकीकत पार्टनरशिप नहीं निकलती। म्यूचुअल एजेंसी, जब तक म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, जिस वक्त तक मेरा किया हुआ काम दूसरे को बाइंड नहीं करता, दूसरे का किया हुआ काम मुझे बाइंड नहीं करता। वो 4 ऑनर्स हैं हमारे कॉलेज के, उनमें से एक शख्स आके हमें कहता है जनाब मुझे तो किराया बढ़ाना है, बाकी 3 के साथ भी हमारी बात हुई। एक ने कहा जी ठीक है मेरा 10,000 बढ़ा दें, बाकी कहते हैं नहीं जी मेरा 10,000 से गुजारा नहीं है, मेरा तो आप हर सूरत 15,000 बढ़ाए। तो हम हर बंदे से किराया फर्क फर्क डिसाइड करके चल रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी में से, उनमें से एक बंदा हमें कहता है ये ठीक है मैंने किराया आपका नहीं बढ़ाना, तो क्या उसके पास ये राइट है कि वो बाकियों के लिए भी कह दे कि उनका भी किराया मत बढ़ाओ? तो जब वो बात होती है वो कहते हैं यार वो उससे बात आप खुद कर ले, वो अपनी जगह के मालिक है, मैं अपनी जगह का मालिक हूँ। तो ये को ओनरशिप आ जाती है, ये को ओनरशिप की डिस्कशन है। तो भाईजान
यहां पर ये बात ज़हन में रख के चलिएगा। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पास करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टनरशिप जब भी क्रिएट हो, उस पार्टनरशिप के अंदर ये पांचों शराइत जो हैं, वो पांचों शराइत बदरजा अतम ज़रूर होनी चाहिए। ये पांचों शराइत क्या हैं? ये पांचों शराइत हमने यहाँ पीछे भी डिस्कस की। देयर हैज टू बी 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, हमने इसको डिस्कस किया। और फिर हमने देखा कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक 10 लोग बैंकिंग बिजनेस के लिए, 20 अदर बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए भी 20 होते हैं, ता वक्त के कोई स्पेशल इनेक्टमेंट अलाउ ना कर रहा हो, जैसे आई कैप का है, जैसे लॉयर्स का है। इनके माबैन एग्रीमेंट होना जरूरी है। रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और आपने पार्टनरशिप डीड का कंटेंट भी देख लिया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो एक एविडेंट शर्त है, लेकिन हर जगह पे जहां पे शेयरिंग होती है प्रॉफिट की, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग आपस में, बिजनेस लोगों को आपस में मिलकर कैरी ऑन करना है, और बिजनेस जब मिलकर कैरी ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी एक म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट हो जाएगी। वहां पर बिजनेस से मुराद ये है कि मिलकर ट्रैवल करना, मिलकर किसी चीज को परचेज कर लेना, मिलकर आप किसी चीज को बेच देना। मिसाल के तौर पे हम जब अभी जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं, इकट्ठी करते हैं माइल्स के लिए, तो वहां पर वो चाचे ताए मामे फुफ्फड़ वो सब की जमीनें इकट्ठी होती हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है मिलके बेचेंगे। वो मिलके बेचने का उनको फायदा ये होता है कि किसी की जमीन फ्रंट पे है, किसी की बैक पर है, तो वो मिलके बेचेंगे, तो मिलकर बेचने से उनको अच्छा रेट मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर्स हैं, वो को ओनर हैं, उनकी मलकियत अपनी अपनी है। हर बंदा अपना अपना पैसा अपने अपने मुताबिक इस्तेमाल करेगा। किसी ने वो पैसे लेकर मतलब अय्याशी पे निकल जाना है, किसी ने बच्चे की शादी कर देनी है, किसी ने कुछ और कर लेना है। वो बिजनेस का पैसा नहीं है, वो को ओनर्स हैं, अपनी चीज बेचते हैं इकट्ठा काम करके। तो इसको हम फिर बिजनेस नहीं कहते, ये को ओनर्स की पोजीशन बन जाती है। तो भाईजान, जब तक ये पांचों चीजें इकट्ठी नहीं होंगी, इन पांचों के ऊपर टिक नहीं लगेगा, उस वक्त तक पार्टनरशिप मार्जे वजूद में नहीं आएगी। जनाब, आसान बात है, मुश्किल बात नहीं है। इसमें मेजॉरिटी एरिया समझकर खुद से लिखने वाला है, आप बड़े आराम से इसको याद कर सकते हैं। रट्टा लगाने की, लफ्ज ब लफ्ज रट्टा लगाने की कतन जरूरत नहीं है। मास वाई डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स कैरी ऑन बाय वन और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके अलावा और कोई चीज ऐसी नहीं है जो रट्टा लगाने वाली है। 5 कंडीशनों के नाम याद रखने हैं, बाकी उनकी तमाम चीजें रट्टे से मुराद याद तो करना है आपने, लेकिन लफ्ज ब लफ्ज रट्टा लगाने की आपको यहां पर इस पूरे एनेक्टमेंट में, पूरे पार्टनरशिप एक्ट में कहीं जरूरत नहीं है। बच्चे बार बार पूछते हैं सर इसको याद कैसे करना है, तो भाईजान याद करें। आप ये बात रिप्रोड्यूस कर सकते हो, असेंशियल बता सकते हो, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पर बात कर सकते हो, लेकिन लफ्ज ब लफ्ज जिस तरह हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस और बाकी चीजें याद की हुई हैं, लफ्ज ब लफ्ज याद करने की इसकी चंदा जरूरत नहीं है। एनी क्वेश्चन? इफ नॉट तो आई शुड बैक लीव। जनाब पूछिएगा जी। सर सर ये मतलब पार्टनरशिप में सर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो सर क्या पार्टनरशिप डीड में सर ये लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं पार्टनर आपस कर में? सकते हैं, लेकिन दुनिया के लिए नहीं कर सकते। नहीं सर, अगर मतलब मतलब ये 3 सुनना, पार्टनर है। मेरी गल सुन ला हूं, मेरी जी गल सर। सुन ला। मैंने अहमद साहब और जुनैद साहब ने आपस में तय किया कि अगर कभी पार्टनरशिप की लायबिलिटी पड़ेगी तो मैं सिर्फ 20 लाख तक दूंगा। करोड़ों की लायबिलिटियां पड़ गई तो वो आपका और जुनैद साहब का मसला है, ओके। लेकिन जी सर। जिस वक्त, तो नहीं सर, लेकिन अगर मतलब मैं हले गल नहीं पूरी की थी। अब हमने किसी बंदे से एग्रीमेंट कर लिया, उस बंदे से एग्रीमेंट किया तो 5 करोड़ देना पड़ गया। ना अहमद साहब के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ना मेरे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ना जुनैद साहब के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। मैंने अपनी लायबिलिटी 20 लाख तक फिक्स की हुई थी, लेकिन दुनिया के लिए तो नहीं फिक्स कर सकता ना। तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे देने पड़ेंगे थर्ड पार्टी को। अब रहा मसला मेरा, अहमद साहब, जुनैद साहब का। अब मैं उन पर केसों केसी होऊंगा कि ले आओ मेरे पैसे मेरे वापस करो। मेरी बात समझ आ रही है? तो दुनिया के लिए पार्टनर की लायबिलिटी लिमिट नहीं हो सकती। आपस में आप लिमिट कर सकते हैं, दुनिया के लिए पार्टनर की लायबिलिटी लिमिट नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? जी सर। सर मतलब कि अगर मतलब लिमिट की हुई है एक पार्टनर के, मतलब मैं इतने पैसे दूंगा, और जो अगर मतलब नुकसान ज्यादा हो तो फिर वो दूसरा पार्टनर मतलब उसे करता है, पे ऑफ करता है, तो सर वो मतलब जो बाकी पैसे मतलब वो ज्यादा देता है, तो फिर वो उससे रिसीव करेगा दूसरे से? जाहिर सी बात है, ये मैंने बात की। आपस में फिर वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे रिसीव करने के लिए। थर्ड वर्ल्ड के लिए, थर्ड पार्टी के लिए तमाम पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इज इट क्लियर? थर्ड पार्टी किसे ओके। कहते हैं? दुनिया को कहते हैं।
थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। उन्होंने अगर कोई आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग में, आपस में अपनी कोई कैपिटल रेशो में, आपस में अपनी कोई लायबिलिटी शेयरिंग में कोई रेशो सेट की हुई है, उनका जाती मसला है। थर्ड पार्टी के लिए उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अरसलान थैंक यू लियाकत, सर। माय प्यार बेटा, अरसलान लियाकत। अरसलान जी सर। आपको सर वो नाम के साथ रोल नंबर नहीं आ रहा। सर मैं लिख देता हूँ। वो तो आप लिख ही देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो निकाल दिया करें ग्रुप से। मैंने 10 दफा ये बात कही है, आप लोग इसको बड़ा इजी लेके चलते हैं बेटा। हाँ जी, पूछे जी, क्या पूछ चाहते हैं? सर वो कंपनीज एक्ट में सर जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल या मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है सर, वो तो ऐसे सीपीए का धारा होता है ऊपर जिसमें वो कराना होता है। हाँ लेकिन पार्टनरशिप में सर ये जो एग्रीमेंट है, ये इसके ऊपर कोई है धारा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी किताब में मैं बड़ी दफा ये बात कर चुका हूँ, मेरी बात किस जगह पे नहीं मानी जाती। आपकी किताब के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो ये आईकैप खा गया हुआ है, और वो है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप की दो किस्में होती हैं, एक होती है अनरजिस्टर्ड, एक होती है रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड तो वो है जो मैंने अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब आपकी आपकी किताब सिर्फ और सिर्फ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप की बात करती है। पूरी किताब में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप का कहीं पर जिक्र ही नहीं है। अब सवाल पैदा ये हुआ कि हम इसको रजिस्टर कहां करवाएंगे, तो इसका अगर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो इसको अनरजिस्टर रखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाए तो फिर आप इसको रजिस्टर्ड करवाएं। और इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास। रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास, वो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप को जाके आप पार्टनरशिप डीड देते हैं, वो बयान लेता है, और फिर आपको इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की तरह पार्टनरशिप की इनकॉर्पोरेशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो इस बात का प्रूफ होता है कि आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है। सो आपकी किताब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को बिल्कुल भी डील नहीं करती। आपने कहीं पर भी, हमने इस किताब में इसको टच नहीं किया। तो दर हकीकत पार्टनरशिप के दो हिस्से बन जाते हैं, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और एक अनरजिस्टर्ड। आज के बाद से हम कोई भी रजिस्टर्ड की बात नहीं करेंगे। मैंने आपके सवाल पर आपको जवाब दे दिया। रजिस्टर्ड के लिए हमें प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्टर्ड फर्म्स को नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स के ऊपर एक प्रिविलेज और राइट भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ अनरजिस्टर्ड को डील कर रही है, ये किताब रजिस्टर्ड को बिल्कुल डील नहीं कर रही। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू जो है वो रजिस्टर्ड के ऊपर ही फोकस करके चलूंगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वी कंक्लूड हियर।